सबको नमस्ते। आज हो सकता है रेशियो का आखिरी क्लास है, थोड़ा इस तरफ ध्यान दो पीछे वाले। पिछले दिन हम लोग ऑपरेटिंग अरे क्या चल रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ लिए थे, एनपी रेशियो पढ़ लिए थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ लिए थे। और इसमें एक ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों जोड़ के 100% हो जाता है। पिछले दिन आए थे तुम लोग। हाँ, तो अभी आगे का कहानी, इसमें सम्स कुछ करा रहे थे, है ना। सम्स कहाँ तक करवाए थे बताना जरा मेरे को। 83 तक हो गया था। तो पहले हम सम्स देख लेते हैं, आपका कुछ डाउट्स आउट्स है उसको देख ले, फिर अगला रेशियो। आज रेशियो का आखिरी क्लास है। अब इसके बाद अपना सिलेबस खत्म की तरफ है। एक रिडम्पशन बचा हुआ है हम लोग का, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचा हुआ है, 2 चैप्टर बचे हैं, एक कॉमन कॉम्परेटिव बचा है। तो कॉमन कॉम्परेटिव तो बहुत छोटा सा है, आज समय बचेगा आज ही करवा लेंगे। और अगर मान लो वो नहीं हुआ आज, तो फिर आखिरी में एक दिन करवा देंगे, एग्जाम के पहले करवा देंगे। 83 तक हो गया था। 84 हम कहाँ तक होमवर्क दिए थे? कहाँ तक दिए थे होमवर्क बताओ, कहाँ तक होमवर्क था? 86 तक। तो 86 तक आपने किया है या कोई डाउट्स है तो पूछो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 86 हमने दिया था क्या? चलो बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इसको रोको 1 मिनट। 86 नंबर सम्स तक हम लोग होमवर्क दिए थे। इसमें जो जो डाउट्स है पहले वो पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूछेंगे, कोई किसी का कोई डाउट्स है? बोलो, डाउट्स है तो बोलो फटाफट से, नहीं तो फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो पर करा दिए थे, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 83 से करवाए थे कुछ ना। तो भाई इसमें तो हो ही गया था सारा, जीपी रेशियो एनपी रेशियो हो गया। तो आज नया रेशियो शुरू करें। हाँ, तो ईपीएस वगैरह से शुरू करें। चलो, जब आप शेयर के बारे में काम सीखना शुरू करेंगे ना, शेयर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शेयर क्या होता है, ये सब बारे में जब आप पढ़ेंगे आगे, तो आप एक रेशियो, उसमें पहले रेशियो पढ़ा जाता है जिसका नाम है ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। पहले इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि अर्निंग पर शेयर है क्या। ईपीएस ना हम लोग जनरली कब देखते हैं, हम किसी कंपनी का शेयर खरीदने जाते हैं तो हम उसका ईपीएस देखते हैं। ईपीएस का मतलब होता है कि पर शेयर में कितनी अर्निंग है। अब एक कंपनी, इसको कुछ याद वाद करना नहीं है, आज एक बार हम रिवीजन भी लेंगे। अर्निंग पर शेयर पढ़ा करके, प्राइस अर्निंग पढ़ा के, आरओआई पढ़ा के, ये तीनों पढ़ा के पूरा चैप्टर एक बार, पूरा फॉर्मूला एक बार रिवीजन आपसे पूछेंगे। और आपको सबको याद भी है, बहुत कठिन काम नहीं है याद करना। तो ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी ने एक एक शेयर होल्डरों को कितना कितना रुपया दिया है, अर्निंग पर शेयर। तो कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले ये देखा जाता है आउटस्टैंडिंग शेयर कितना है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का कितना इक्विटी शेयर बाजार में है, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर। मतलब अगर कंपनी ने रजिस्टर्ड है मान लो 10,000 शेयर से, और बाजार में केवल 8,000 ही शेयर छोड़ रखे हैं, तो उसको आउटस्टैंडिंग शेयर बोलते हैं। ठीक है ना। तो बाजार में कितना है, और सारा इंटरेस्ट, सारा टैक्स और सारा प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो किसका है? वो असली मालिकों का होता है। तो सिंपल फॉर्मूला आपको समझ गया, पर शेयर पे कितनी अर्निंग है। तो सिंपल फॉर्मूला हो गया कि आपके पास नेट प्रॉफिट किस 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 चीज के बाद? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स और आफ्टर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, इनको देने के बाद जो बचेगा वो सारा किसके पास जाता है? शेयर होल्डरों के पास। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर से नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर जो है उनसे डिवाइडेड ही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ईपीएस। अच्छा, ईपीएस आप बताइए, एक कंपनी अपने एक एक शेयर होल्डरों को डिविडेंड बांट रही है सालाना 15 रुपया, और एक कंपनी बांट रही है 10 रुपया, आप कौन से कंपनी का शेयर खरीदेंगे? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जो कंपनी ज्यादा अर्निंग दे रही है, और खाली इस क्वार्टर का नहीं, हम लोग पीछे का भी रिकॉर्ड देखते हैं, केवल एक पे देख के नहीं करते। तो अर्निंग पर शेयर क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक कंपनी अपने एक एक शेयर होल्डरों को कितना कितना रुपया डिविडेंड बांट रही है, इसी को हम लोग ईपीएस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा ईपीएस के बारे में। क्या कर रहे हैं? ईपीएस कह रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपको इससे हमारे पॉकेट में कितना जा रहा है, यानी हम शेयर होल्डर हैं
तो हमारे पॉकेट में कितना रुपया जा रहा है इससे ये पता चल जाता है। तो क्या करें, सुनो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी कैन ऑल्सो बी जज बाय कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, हमने पिछले दिन ये बताया था ना कि हम किसी भी चीज को निकालते हैं तो एक रेशियो पे डिपेंडेंट नहीं होते। हम याद है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी निकाल रहे थे तो भी 2 रेशियो निकाले थे, हम सॉल्वेंसी निकाल रहे थे तो भी 4 रेशियो निकाले थे, हम एक्टिविटी देख रहे थे तो भी 6-7 रेशियो देखे थे, और अभी हम शायद 4 रेशियो वहां भी देखे थे, और अभी हम ये देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसमें भी हम 4-6 तरीके से चेक कर रहे हैं कि कंपनी ठीक है कि नहीं है। तो ईपीएस उसी में कह रहे हैं कि जजमेंट करने के यहाँ पे एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर कितना है। अगर अर्निंग पर शेयर इसका ठीक ठाक है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। Overall profitability of a company can also be judged by calculating earning per share. In this context, earning refers to profit available for equity shareholder. Equity shareholderों के लिए कितना profit available है उसको उसी से हम जज करेंगे। This ratio is calculated with the help of the following formula. तो आप फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, है ना, ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या बोले, हम फॉर्मूला को बता सकते हैं, हमने लिखा है ईपीएस निकालने का रेशियो, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर किसके, टैक्स का, आफ्टर इंटरेस्ट का, और आफ्टर प्रेफ शेयर के डिविडेंड का। अच्छा, प्रेफ शेयर के डिविडेंड को क्यों बोल रहे हैं माइनस करने के लिए, क्योंकि प्रेफ शेयर के डिविडेंड जो होते हैं वो उन पे एक सर्टेन परसेंटेज से जाते हैं, इसलिए उनको हम ध्यान नहीं देते। उससे कोई फर्क, कंपनी कितना अच्छा कर रही है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि अगर कंपनी के पास एनफ पैसा आ गया तो इन लोगों को बांट देगी, और बांटने के बाद में ये तो देना ही है, तो देना ही है, उसके बाद जो बच गया तो क्या हो जाता है, वो उनका इक्विटी शेयर होल्डर का आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। आपके बुक में ना नंबर ऑफ शेयर लिखा होगा शायद, है ना, क्या लिखा है बुक में, नंबर ऑफ शेयर लिखा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा हाँ, ये वर्ड लिख लो इक्विटी शेयर, क्योंकि ये प्रेफ शेयर वर्ड होते हैं, बताइए आउट इंप्लाइड ही है, फिर भी आप लिख लीजिए इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल जाएगा, मान लीजिए कि एक कंपनी 10,000 रुपए डिविडेंड बांट रही है ना, और उसके पास कुल शेयर होल्डर 1,000 हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक एक शेयर होल्डरों को 10-10 रुपए दे रही है। अगर आपने 50 शेयर या 70 शेयर होल्ड किया है तो आपको कितना देगा, 700 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है, हाथ में नहीं मिलता। आपको कई बार बताया भी है कि जब भी कंपनी डिविडेंड बांटती है, जिन्होंने भी शेयर का काम किया होगा, आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा कि इस कंपनी का इस क्वार्टर का इतना रुपया डिविडेंड आपके अकाउंट में आ गया, है ना। तो आप जितना ज्यादा रखे रहेंगे उतना। एक बात जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि मुकेश अंबानी का सैलरी नहीं लेते, वो 1 रुपया सैलरी लेते हैं अपनी कंपनी से, है ना। अपनी सैलरी से कितना लेते हैं, 1 रुपया, 1 रुपया या 2 रुपया सैलरी लेते हैं, काम करते हैं लेकिन सैलरी कितना लेते हैं, 1-2 रुपया। तो बोलते फिर इतना महंगा शादी कैसे कर लेते हैं, है ना, खर्चा कहाँ से कर रहे हैं। तो एक्चुअली में उनके शेयर होल्डर्स उतना ज्यादा वो शेयर होल्ड कर रखे हैं कि उनके डिविडेंड का बहुत पैसा आ जाता है। समझ में आया, बोले अरे बाप रे, उल्टा पीछे से ले रहे हैं, हाँ, पीछे का पूरा निपटा ले रहे हैं। प्रॉफिट तो अपने ही रख लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम शेयर है उन्हीं के पास में। अब ये भी तो आपको पता है कि 50% से ज्यादा शेयर जिसके पास होता है वही रूल्ड कर लेता है ना। तो भाई तो उनके पास बहुत शेयर है, तो इसलिए उनके पास है, उनके बेटे की शादी करना। एक हम लोगों के यहाँ परिवार में, हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली है, तो एक परिवार में अगर हम दोनों बेटी की एक साथ शादी करना चाहें कि मुस्कान का मौसम का दोनों का एक ही साल में शादी कर दें, नहीं हो पाएगा। पहले एक का करेंगे, फिर 1-2 साल कमाएंगे, फिर दूसरे बेटी की शादी करेंगे। उनके यहाँ पे एक ही साल में 6 शादी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों से सीखना चाहिए। उनका जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना भी उनका प्रॉपर्टी है, जितना भी उनका वेल्थ है, उसका 1-2% ही वो लोग क्या करते हैं, शादी में खर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर लड़की शादी पड़ गई तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इससे खर्चा उससे उधारी, पता चला लड़की शादी कर देते, अपने कर्जे में डूब जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। शादी ब्याह के मामले में बहुत, संजय गांधी एक रूल बनाए थे। संजय गांधी का नाम सुना है, इंदिरा गांधी के बेटे थे। उन्होंने एक रूल बनाया था कि एक शादी में 21 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे।
उनके टाइम में कि भाई 21 लोग से ज्यादा नहीं जाएंगे, कितना शायद 2 किलोवाट या 4 किलोवाट, इतना एनर्जी से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इतना खाना में इतने आइटम से ज्यादा नहीं बनाएंगे। वो इसलिए बनाया गया था कि सबकी शादी एक बराबर हो और फजूल खर्चे जो होते हो ना हो। खैर हम कहां से कहां पहुंचे, ये 700 रुपया तुमको डिविडेंड मिला, तो इसको बोलते हैं ईपीएस, पर शेयर पे आपने इतना इन्होंने बांटा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये रेशियो। दूसरा रेशियो पे चले तो दोनों तीनों रेशियो बचे, इनको दो रेशियो को बता करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। अर्निंग पर शेयर में आप फॉर्मूला ये लिख लीजिए, जो ब्लैंक स्पेस दिया उसमें लिख लीजिए। उसके बाद पीई रेशियो है, यानी आप ध्यान से देखो, यानी पीई रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ना ऐसे लिखोगे तो और इजी समझ में आएगा। पीई, पीई रेशियो, पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस और नीचे लिखेंगे अर्निंग, EARNING, अर्निंग, ठीक है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग मतलब क्या है, एक शेयर का प्राइस आपने कितने में खरीदा हुआ है और अर्निंग आपकी उसने कितनी हुई है। तो ये जितना कम आएगा तो अच्छा है कि जितना ज्यादा आएगा तो अच्छा आएगा, आप बताइए ध्यान से। जितना ज्यादा आएगा, प्राइस अर्निंग रेशियो में हम बता रहे हैं प्राइस बाई अर्निंग। आपने 100 रुपए का शेयर खरीद के 10 रुपए कमाया है, ये ठीक लग रहा है, या 500 का शेयर खरीद के 10 रुपए कमाया है, ये ठीक लग रहा है, पहला वाला। यानी पीई रेशियो जो होती है वो छोटा रहेगा तो अच्छा होता है। लेकिन एक बात याद रखना, पीई रेशियो केवल ये नहीं देखा जाता हमेशा छोटा है, इसके बारे में और डिटेल में आप जब शेयर वगैरह चैप्टर पढ़ाया जाएगा, शेयर का ट्रेडिंग वगैरह, वहां सिखाया जाए। क्योंकि पीई रेशियो कोई आदमी, ध्यान से सुनो, अब ऐसे समझो, एक कंपनी में हमने शेयर कम लगाया है, उसका पहले साल में 80 रुपया प्रॉफिट हुआ, 90 रुपया प्रॉफिट हुआ और 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो हर साल कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, लगभग 10% करके बढ़ रहा है। और एक है कि 20 रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ, 100 रुपया हुआ। तो पीई रेशियो खाली देखने से आप ये मत बोल देना कि पीई रेशियो मेरा भाई अच्छा है तो हम, कम है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, इसका पीई रेशियो बड़ा रहेगा, है ना। लेकिन इस कंपनी का देख रहे हो कि ग्रोथ करने का रेट क्या है, भयंकर ग्रोथ कर रहा है। तो केवल पीई रेशियो पे आप कभी भी डिपेंडेंट होकर के शेयर नहीं खरीदना। हाँ, पीई रेशियो एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। लोग बोलते हैं 20 से 25 के बीच में पीई रेशियो है तो उस कंपनी को ठीक ठाक मानते हैं। ये सब मत करना, शेयर वेयर में अभी मत आना, पहले अच्छे से शेयर सीखना, है ना। शेयर सीख करके केवल ये 2-4 रेशियो जान करके शेयर करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। तो पहले पी रेशियो क्या होता है और क्या फैक्टर होते हैं, 3-4 साल के इनके पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड कैसे हैं। तो अब जैसे एक कंपनी है सिम्फनी, जानते हैं, नाम सुना है आपने, सिम्फनी का नाम सुना है, पंखा बनाती है ना, पंखा वंखा बनाती है सिम्फनी। तो उसका पीछे का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, उसका बहुत बड़ा ग्रोथ है। और बाकी कोई कंपनी अगर ले लो तो उसमें ज्यादा उसी के लेवल में अगर कोई कंपनी देखोगे अगर वैसा ग्रोथ है, तो इसका पीई रेशियो कम रहने के बावजूद भी हम इसको नहीं खरीदेंगे। इसका पीई रेशियो ज्यादा है, आने वाले 2-3 साल में आपका पीई रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये अच्छा अर्निंग देगा। खैर, पीई रेशियो का मतलब हो गया प्राइस बाई अर्निंग। किसका प्राइस, किसका प्राइस बताओ, बताओ फॉर्मूला क्या लिखा है फॉर्मूला में, बाजार में कितना प्राइस का हमने शेयर खरीदा। यहाँ पे क्या है, ये जो डिविडेंड बांट रही है नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, और ये बाजार में हमने मार्केट वैल्यू, हमने एक एक शेयर में, इससे चलता है कि बाजार में कितना रेट में हमारा जो चल रहा है उसके अगेंस्ट अगर हमको जो अर्निंग हो रही है, यानी यहाँ जो अर्निंग पा रहे हो वही अर्निंग यहाँ बैठाओगे, इससे निकल जाएगा पीई रेशियो, प्राइस बाई अर्निंग। तो प्राइस मतलब मार्केट प्राइस और यहाँ पे ई माने अर्निंग, तो प्राइस बाई अर्निंग का जो रेशियो होता है वो पीई रेशियो। तो ये सब सवाल में इंफॉर्मेशन वो खुद ही देंगे, घबराने वाली बात नहीं कि सर कहां से पाएंगे, वो लिखा रहेगा सम्स में। तो पीई रेशियो हो गया। तो ये 2 रेशियो हमने अभी सीखा, ठीक है ना। तो इस 2 रेशियो पे पहले कुछ सवाल देख लेते हैं, उसके बाद एक रेशियो और आपका बचेगा, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बस बात खत्म हो जाएगी। आइए पीछे आइए सवाल। तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। पीई रेशियो में कुछ है ही नहीं, पीई रेशियो तो आप समझ ही गए। It is computed by dividing the market price of an equity share by EPS। जो ऊपर आप EPS निकाले हैं, अर्निंग पर शेयर, उसी से डिवाइड देंगे, यानी अर्निंग पर शेयर है, ये EPS है। यहाँ पे फॉर्मूला में ठीक से लिख लीजिएगा। This ratio show how much is to be invested to market price market in this company share to get each of earning on its share. The ratio used to measure the whether the market price of share is high or low। इससे पता चलता है कि बाजार में इस शेयर का मार्केट प्राइस ज्यादा है या कम है। तो फिलहाल हमने 2 फॉर्मूला सीखा है, इसको आप साफ सुथरा तरीके से अपने उसमें लिखिए और हम भी लिख देते हैं।
सिद्दीका फॉर्मूला बताओगी? ईपीएस का फॉर्मूला बताओ, बोलो क्या बोल रही हो? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, मतलब बाजार में जितना है। और पीई रेशियो का बताओ सौरभ, क्या होगा? मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर मतलब एक शेयर का, और डिवाइड बाय ईपीएस, एक ही शेयर का मिलता है तो ईपीएस डिवाइड करना। आइए सवाल देख लेते हैं इसमें। छोटे छोटे शेयर हैं, इस पे बहुत कम क्वेश्चन आता है। मेन क्वेश्चन जो आगे के 14-15 रेशियो पढ़े हैं उसी से ज्यादा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। आई 86 तक आप होमवर्क नहीं बनाए हैं, हमको बड़ा दुख है कि होमवर्क नहीं बनाते हैं। होमवर्क जो नहीं बनाते हैं उनके साथ तो बड़ी अत्याचार होने वाली है, क्योंकि वो एक भी टेस्ट पास नहीं करेंगे। अब टेस्ट होने का समय आ गया आपका। टेस्ट अगर नहीं पास होंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, जो लोग मस्ती में है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल आता ही नहीं है। जो कुछ होता है आज होता है। कल भी करोगे तो वो आज ही रहेगा, कल नहीं होगा, इसलिए आज ही करना है। चलो 87 नंबर में ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस एंड प्राइस अर्निंग रेशियो और पीई रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया पर शेयर। अच्छा ये ध्यान रखना आप कि अगर सुनो, अगर किसी सवाल में प्राइस नहीं भी दिया रहेगा तो आप कितना रुपया मांगेंगे? 10 रुपये मांगेंगे। और अभी नहीं, जहां तक पढ़ाई करेंगे वहां तक। जब सीए के फाइनल में भी अगर मान लो शेयर का प्राइस नहीं लिखा है तो आप 10 रुपया ही मान के चलेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये पर शेयर है, 2 लाख रुपए का। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ कैपिटल 100 रुपीज ईच है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स 95,000 है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 64 है। तो आप मेरे को बताइए सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं? ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला बताओ। ईपीएस का फॉर्मूला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफ शेयर डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट, अब लिखते हैं ईपीएस के फॉर्मूला को, निकालते हैं। 87 है, बताओ क्या फॉर्मूला है ईपीएस? ईपीएस मुन्ना भाई फॉर्मूला बोलिए। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट और प्रेफ शेयर का डिविडेंड। प्रेफ शेयर डिविडेंड, प्रेफ शेयर डिविडेंड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप बताइए कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। अच्छा टैक्स के डिडक्शन हो गया है अगर, इसका मतलब इंटरेस्ट भी घट गया होगा, क्योंकि पहले इंटरेस्ट घटता है फिर टैक्स घटता है। ये तो आपको पता है पहले भी कि पहले हमारा सारा खर्चा घटता है। एमपीएल याद है आपको? पहले हम आरएफओ निकालते हैं, फिर अदर इनकम निकालते हैं, फिर सारे खर्चे घटाते हैं, फिर फिनांस कॉस्ट भी उसी में घट जाता है, उसके बाद टैक्स जमा होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या देते हैं? डिविडेंड। उसके बाद जो बचता है उस पे हम इक्विटी वालों को देते हैं। तो इसमें अभी टैक्स के बाद का है, लेकिन प्रेफरेंस इंटरेस्ट हो चुका है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस शेयर कितना है? प्रेफरेंस शेयर है 1,50,000 और 1,50,000 पे कितना? 5%। तो 10% पूरा दिया है कि कम दिया है? कुछ लिखा है? 10% पूरा दिया है कि कम दिया है? कुछ लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है। क्या मानेंगे, पूरा दिया होगा कि हाँ? क्यों आधा नहीं मान सकते? 5% दे दिया होगा, ऐसा तो नहीं लिखा है कि पूरा दिया है। कैसे आप मान रहे हैं पूरा दिया है? ध्यान रखना एक बात मेरी, कि अगर देगा तो पूरा देगा, आधा टुकड़ा नहीं होता है कि हम नहीं रुको तुमको 5% ऐसा नहीं होता है। अगर वो दे रहे हैं तो पूरा देंगे। ये दिमाग में बात बिठा लीजिए। अगर इक्विटी वालों को उन्होंने 1 रुपया भी डिविडेंड बांधा है, इसका मतलब है प्रेफरेंस वाला दरवाजा पार करके आए हैं। और जब तक प्रेफरेंस वाले को पूरा नहीं दे देंगे, वो इक्विटी वाले को दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसीलिए तो इसका नाम प्रेफरेंस है। हाँ भूल गए? हम पढ़ाए थे जब इक्विटी शेयर इशू किए थे तो उसमें बताए थे ना ये बात। तो यहाँ पे इसका मतलब है 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000। 1 2 1 2 तो 15,000 रुपया इनका ये प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पहले ही माइनस था, टैक्स पहले ही माइनस था। ये 95,000 दिया था इन्होंने। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 15,000 निकाले। पहले इतनी दूर पक्का करो सिद्दीका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ अच्छा समझ में आया है? बताओ, ये 95,000 रुपया इन्होंने आफ्टर टैक्स दिया था
और टैक्स दिया है मतलब ब्याज दिया हुआ है, क्योंकि पहले ब्याज होता है। अच्छा, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, पहले ब्याज होता है बाद में टैक्स होता है। तो टैक्स के बाद का मतलब ऑलरेडी ब्याज भरा हुआ है। अगर ब्याज नहीं दिया होता तो ब्याज भी निकाल के करना पड़ता, तो ध्यान रखना इस बात को। और डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमने 15,000 निकाला। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ये बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितना है मालूम है? लिखा है 20,000 शेयर होल्डर है। हाँ, 10 रुपया करके है, 2 लाख है, उससे निकाल दिया। तो ये 20,000 हमारे पास शेयर होल्डर हैं। समझ में आया कैसे निकाला मुन्ना? अरे तुमको समझ में आया सिद्दीका? नंबर ऑफ शेयर होल्डर तो कहीं दिया ही नहीं था। हम इन्होंने कहा है कि हमारे पास शेयर कैपिटल कितने का है, 2 लाख का, और एक एक शेयर कितने का है, 10-10 रुपए का। इसका मतलब है कि बाजार में उनके शेयर 20,000 खेल रहे हैं। यहाँ कितना हो गया, 80 है, 80/20, यानी एक एक शेयर होल्डरों को एक एक शेयर पे 4 रुपया करके मिला है। सिद्दीका तुम्हारे पास कितना शेयर है इस कंपनी का, कितने शेयर है तुम्हारे पास? हमको क्या पता कितने शेयर हैं? अरे जबान से बोलो, सवाल में कुछ नहीं है, कुछ भी बोल दो, 2,000 पीस है बस बता देना। ऐसे ऐसे हम थोड़ी ही सवाल में खोज रही कहां लिखा है। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा इन्होंने कहा है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो कैसे निकलेगा सिद्दीका, फॉर्मूला बोलो। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कितना है मार्केट प्राइस बाजार में? 64 रुपया। अब बताइए 64 रुपया लगाया और कमाया 4 रुपया है, यानी पीई रेशियो इनका 16 है। तो आप ये बताइए कंपनी ठीक ठाक है या गड़बड़ है? 16 टाइम्स, ठीक है, 16 गुना ये पैसा लग रहा है। 4 रुपया कमाने के लिए 16 गुना पैसा, ठीक चल रहा है? हाँ, 25 गुना तक तो हम मानते ही हैं, 20 से 25 के बीच में रहेगा तो हम बाजार का ठीक ठाक रेट मान लेते हैं। अब ये खाली इसी को देख के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारा ये भी देखना पड़ेगा भाई इनका कंपनी पीछे से आगे बढ़ रहा है, या हो सकता है पहले 10 रुपया करके दिया हो, अब 6 रुपये 16, पहले 10 रुपया करके दिया होगा, अब 4 रुपए करके दे रहा है, तब तो ये खराब है, यहां से निकल जाना ठीक है। और अगर 2 रुपया 1 रुपया बांटा होगा, अब 4 रुपया दे रहा है, तो इस कंपनी में ठहरना है, अभी बढ़ रही है कंपनी, है ना। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 4 रुपया है और प्राइस अर्निंग रेशियो 16 टाइम्स है, ठीक है। मौसम समझ में आया दो रेशियो? अच्छा आगे देखते हैं। हमको ना दिक्कत खाली एक जगह होता है, बच्चे उस जगह कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, वो होता है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बाकी सारे रेशियो इजी है, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस पर थोड़ा चर्चा तुम लोग किए नहीं हमसे, हमको लगा बना के आओगे, कुछ फंसेगा तो हम बताएंगे, कुछ किए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन के टाइम में पकड़ेंगे गला सबका। 88 नंबर सवाल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख शेयर है मेरे पास में 10 रुपया करके, और मार्केट प्राइस 40 रुपया कर रहा है, टैक्स का रेट 40% है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 लाख रुपए है। बनाया जाए इस सवाल को, 88 नंबर। इसको कॉपी करना है, जिनको कॉपी करना है कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? हो गया मौसम द्वारा सिद्दीका? हो गया? आओ, इसमें ना कुछ भी कठिन नहीं है, खाली आपको नेट प्रॉफिट निकालने में देखना होगा क्या क्या घटा है और क्या क्या नहीं घटा है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी सरल है, इसमें सरलम अस्ति, कठिन कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी दिया हुआ है 14 लाख रुपया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 14 लाख रुपए। अच्छा बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसका मतलब ब्याज घट गया है, ब्याज घटा हुआ है, इंटरेस्ट नहीं सोचना है आपको कि इंटरेस्ट कितना भरा होगा, पहले ध्यान से सुनो। ये प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट घटाते हैं तो जो आता है इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इसमें से टैक्स घटाते हैं तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रेफरेंस शेयर घटा दोगे तो बचेगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी। यही है सिस्टम, मतलब पहले हम ब्याज घटाते हैं, फिर टैक्स का पैसा घटाते हैं, और फिर उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर का घटाते हैं। तो यहाँ पे ब्याज का पैसा घट गया है ना। अब इन्होंने कहा है कि हम 50% टैक्स ले लेते हैं, टैक्स कितना हो जाएगा, टैक्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 40% है, यानी 14 लाख रुपया जो बचा हुआ है
सरकार कहती है 40% हम ले लेंगे। भाई साहब इतना इतना टैक्स ये ले रहे हैं ना सरकार, सच में, इसीलिए जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े पूंजीपति है ना भारत छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? बाहर देशों में वो इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेते हैं, बहुत कम टैक्स है, इसलिए लोग कनाडा भाग रहे हैं। चलो कितना है, 14 चौका 56, 5,60,000। अब ये क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 14 लाख। आदित्य थोड़ा देख लेना, आदित्य जी इधर देख लीजिएगा, छोटा ना हो जाए। कितना है, 940, 8,40,000। अभी क्या घटाना बाकी है इसमें, प्रेफ का डिविडेंड। तो प्रेफ शेयर डिविडेंड निकालो भाई। प्रेफ शेयर कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए है, 8%। तो प्रेफ शेयर का 5 लाख रुपए का प्रेफ शेयर बाजार में है, और इस पे हमने इनको आउटस्टैंडिंग कर रखा है 8, तो 40,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना, रिमेनिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो अभी आप लिखो, प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बचेगा, 8,40,000 रुपए में से 40,000 हमने बांट दिया, बचा कितना। सिद्धिका पहले इतना दूर हाँ करोगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चा तुमको समझ में आया है ये बात या कोई दिक्कत हो रही है? हमारे पास टोटल प्रॉफिट 14 लाख दिया था, इसमें से हमने टैक्स घटाया 5,60, तो मेरे पास बचा 8,40। 8,40 में से हमने प्रेफ शेयर वालों का पैसा घटाया 40,000, हमारे पास बचा 8 लाख। और इस 8 लाख पे किसका हक है, तुम बिना किसी से पूछे बता दो किसका हक है इस पे। ये 8 लाख कहाँ जाएगा, मुकेश अंबानी रखेंगे या अपनी पत्नी को देंगे या बच्चों को बांटेंगे या शेयर होल्डरों को बांटेंगे, बताइए। क्यों, सारा वही रख लेगा? बोलो सिद्धिका, ये प्रॉफिट किसको जाएगा, इसी से इक्विटी वालों को मिलेगा। जिनके पास इक्विटी होगी तब अब हम यहाँ पे ईपीएस निकाल लेंगे। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे जो भी अर्निंग है यानी रिटेन अर्निंग जो भी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। कितने की अर्निंग है, 8 लाख, और कितने उनके पास शेयर है, बाप रे बाप, 2.5 लाख शेयर है। कितना रुपया करके मिला, 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा एक एक शेयर होल्डरों को शेयर मिला है। अब इसके बाद एक रेशियो तो आ गया आपका, दूसरा रेशियो इन्होंने पूछा है पीई, क्या इस कंपनी का शेयर खरीदने लायक है। ये तो डिपेंड करता है कि उनका मार्केट वैल्यू कितना है। तो पीई रेशियो का मतलब क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग। तो प्राइस कितना है एक शेयर का, बाजार में 40 रुपया कमाने के लिए, अरे 3 रुपया 20 पैसा कमाने के लिए हमें 40 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या है, कितना आ रहा है, हाँ 12.5। तो 12.5 टाइम्स, मतलब समझ रहे हो, 3 रुपया कमाने के उसके 12 गुना अच्छा है। ठीक है, अब मान लेते हैं। ठीक है, फिर से समझा दें या समझ गए हो इस रेशियो को, सौरभ समझे हो, अर्निंग पर शेयर का। नीचे 89 नंबर सवाल में कुछ कठिन नहीं है, बड़ा बड़ा बैलेंस शीट देख करके डरना नहीं, वहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगा और उससे आंसर निकलेगा। चलो देखते हैं 89 में क्या निकालने को कह रहे हैं। 89 नंबर में कैलकुलेट, अच्छा ये नया चीज आ गया, चलो ठीक है, इस पे बात करते हैं। अब यहाँ पे पीई रेशियो वगैरह जो है, एक बार ना हुआ इतना दूर सबका, सिद्धिका हुआ नहीं हुआ, अच्छा रोक लो, लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए आपको क्या क्या बहुत सारा निकालना है। जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बाप रे बाप, ये तो मुझे नहीं आता, पांचों रेशियो निकालना था। बना लियो मौसम, 85 नंबर क्वेश्चन बना लियो? नहीं, तू बनाया? तुम तो भाई दुखी आत्मा है कि पढ़ाना ही, पढ़ाई वढ़ाई नहीं छोड़ देगा क्या? तो शायरी लिख रहे हैं आजकल गंगा किनारे बैठ के। ठीक है, थोड़ा इसमें भी थोड़ा अपना शायराना अंदाज बताओ, थोड़ा इसको भी बनाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये सारे रेशियो हम लोगों ने पढ़े। अब एक नया चीज है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है चीज समझते हैं। यहाँ पे आगे जो रेशियो आया, आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आरओआई निकालना।
अब आरओआई का मतलब क्या होता है, इन जिन लोगों ने आईएससी या आईएससी से रहे होंगे उनके एक चैप्टर था, याद है, शेयर एंड डिविडेंड बोल करके, है ना। तो उसमें वो आरओआई निकलवाते थे कि डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तुमको नहीं याद आ रहा है, उस टाइम हटा दिया गया था, है याद है। चलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, 10 मिनट लगेगा, समझ लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं, ये आरओआई, ये क्या चीज होता है, कैसे होता है, समझते हैं थोड़ा। दिस रेशियो रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इट कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्रॉफिट अर्न एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न इट। कंपनी कह रही है कि हमें ये प्रॉफिट का एक तरीका, ये भी देखने का तरीका कि कंपनी की तरफ से देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं देख रहे हैं, कंपनी की तरफ से देख रहे हैं। जैसे ईपीएस वगैरह तो हम अपने साइड से देख रहे हैं कि कंपनी क्या मेरे लिए कितना अच्छा बुरा है। कंपनी ने कितने रुपए कमाए और उस रुपए को कमाने के लिए उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कितना कैपिटल लगा रखा है। तो कैपिटल हमेशा याद रखिएगा कि कैपिटल दो तरह का होता है, एक तो होता है ओन्ड कैपिटल, सिद्धिका ये देखो कुछ लग गया है, एक होता है ओन्ड कैपिटल और एक होता है लोन कैपिटल। बोरोड कैपिटल या लोन कैपिटल बोल रहे हैं, धंधा कैसे करना चाहिए, अपने पैसे से कि मांग के, अपने पैसे से, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आप जब एफएम पढ़ेंगे ना तो उसमें एक चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको सिखाया जाएगा कि कितना रुपया आपका अपना होना चाहिए, कितना रुपया आपका लोन कैपिटल होना चाहिए, ये सब चीज वहां पे फॉर्मूला से आप सीखेंगे। खैर यहाँ पे कह रहे हैं हमें ये चेक करना है कि हमने कितनी कमाई की है और उसके बदले में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो this ratio reflects the overall profitability of the business. It is calculated by comparing the profit earned and the capital employed to earn it. जितना कमाया उतना कमाने के लिए हमने कितना लगाया है, ये रेशियो से यही पता चलेगा। This ratio is usually in percentage and is also known as the rate of return. इसको ROI या rate of return, return on capital employed और yield on capital भी बोलते हैं, ठीक है ना। The term investment here refers to the long-term funds deployed in the enterprises. As defined earlier, long-term fund जो आप यहाँ पे terms पढ़े हैं वही वाला बात है, और also known as the capital employed, which means total shareholder fund and long-term debts. मतलब यहाँ पे आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड मान रहे हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड किनको किनको मानेंगे, जो शेयर होल्डरों का फंड है वो रहेगा ही रहेगा, और साथ में लॉन्ग टर्म डेब्ट जो आप बना रखे हैं वो भी, क्योंकि दोनों को यूज करके हम धंधा करते हैं और उससे हमारी अर्निंग होती है। पकड़ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, सिंस द कैपिटल एम्प्लॉयड includes shareholder fund and long term loans, interest paid on long term loans will not be deducted from the profit while calculating the ratio. कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म विल नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट, उसको आप प्रॉफिट से घटाइएगा मत। यानी जब आप शेयर होल्डर फंड निकालेंगे तो प्रॉफिट भी रहता है उसमें। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड में तीन बात आता है, कौन कौन सा चीज आता है बताओ। बैलेंस शीट पढ़े होगे तो पता होगा, तीन चीज होता है, अभी तो पढ़े नहीं हो फिर भी हम बता रहे हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आता है, तीन चीजें, कौन कौन सा चीज आता है। एक तो शेयर होल्डर फंड में एक शेयर कैपिटल आता है, एक रिजर्व सरप्लस आता है, और एक क्या चीज है, शेयर वारंट्स, वो शेयर वारंट्स के पैसा पाते। तो शेयर वारंट्स आपके है नहीं तो छोड़ दो, अभी दो ही चीज मान के चलो, है ना। वो तो दूसरी बात हो गई, वो इक्विटी में दूसरा पार्ट है। हम खाली यहाँ पे बोल रहे हैं शेयर होल्डर फंड और एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट जो होता है ना, एप्लीकेशन रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, वो अलग चीज है, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं उस पर। हमने कहा है कि सीधा सीधा ये समझो कि घर वालों ने कितने पैसे लगाए हैं, यानी इक्विटी शेयर, जो प्रोप्राइटरी कैपिटल में इक्विटी आप निकालते थे और डेट निकालते समय जो लॉन्ग टर्म डेट पकड़ते थे, उन दोनों को कंबाइन करके हमने पैसे लगाए हैं कंपनी में, है ना। और उससे हमने कितनी अर्निंग की है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मौसम बताओ फटाफट से। हमने यहाँ पे बताया, हाँ बताओ सर क्या बताइए। ये कह रही है नेट प्रॉफिट हमने कितना कमाया डिवाइड बाई, हाँ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हाँ ये भी ध्यान रखना कि इंटरेस्ट को घटाना नहीं है, हमने इंटरेस्ट देने से पहले कितना कमाया। हाँ, और क्यों नहीं घटा रहे ये भी पता है ना, क्यों नहीं घटा रहे, क्योंकि नीचे लॉन्ग टर्म डेब्ट ले रहे हैं, अगर ये घटा देंगे तो यहाँ पे ब्याज का पैसा फिर से कट जाएगा दोबारा, इसलिए यहाँ पे देखना है कि ब्याज देने के पहले हम कितना गुना कमा लिए थे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, इक्विटी
यहाँ पे इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म, या यहाँ पे ना एक वर्ड लिख देते हैं जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं वो, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा लगा है, ठीक है, और परसेंटेज में निकालना है इसलिए इनटू 100। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला जो निकला दैट इज आरओआई, इसी को आरओआई बोलते हैं। फिर से समझा दें, सबसे पहले आपने कितना कमाया ब्याज देने के पहले, यानी टैक्स वैक्स तो भूल ही जाओ, ब्याज देने के पहले कितना कमाया वो निकालना है, और उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड। मेन हुज्जत हमारी लड़ाई यही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो अप्रोच है, या तो हम एसेट्स साइड का इंफॉर्मेशन दिया रहा है उसको यूज करके निकाल लेते हैं, या लाइबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन दिया रहा है उसको यूज करके निकाल लेते हैं। अगर हम एसेट साइड के फॉर्मूला को यूज करेंगे तो कैसे निकलेगा, और लाइबिलिटी साइड के अप्रोच से जाएंगे तो कैसे निकलेगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो हमारे पास वे है। हमने कितनी पूंजी लगाई है इस बैलेंस शीट को देख करके ही निकालेंगे। अब इंफॉर्मेशन में अगर एसेट साइड के बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं तो उससे निकाल लेंगे, लाइबिलिटी का दिया है तो उससे निकाल लेंगे, अगर दोनों दिया है तो आपका जहां से मर्जी वहां से निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है? नींद आ रही बहुत तेज से क्या हुआ है, सुबह के रात में ही उठ गया था क्या 3 बजे? एसेट साइड का भी अप्रोच निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी साइड का भी अप्रोच निकाल सकते हैं। अब आप अपने नोट्स में देखिए हमने लिखा है सिंस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे देखो ये ब्याज के पहले वाला नेट प्रॉफिट क्यों लेते हैं, लिख रहा है कि सिंस कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड द शेयर होल्डर फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म विल नॉट बी डिडक्टेड। इसलिए आप प्रॉफिट में से ब्याज का पैसा घटाएंगे नहीं। फ्रॉम द प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कंप्यूटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। आपके पास दो मेथड है, एक एसेट साइड का अप्रोच होता है, एक लाइबिलिटी साइड की अप्रोच होती है। आपको जहां से सुविधा मिले वहां से निकालिए, लेकिन अगर एग्जाम में किसी एक साइड का इंफॉर्मेशन दिया है तब तो आपको उसी साइड से निकालना होगा। तो फर्स्ट मेथड लाइबिलिटी साइड अप्रोच कर रहे हैं। लाइबिलिटी साइड में आप देखो सबसे पहले क्या क्या लिखा है इन्होंने, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर का जो फंड है इसको तो आप लेते ही हो, जो भी शेयर होल्डर फंड रहेगा। शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म जो डेट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो ओन कैपिटल प्लस लोन कैपिटल, ये सिंपल सी बात करेंगे। और आगे क्या करें, ओन कैपिटल प्लस लोन कैपिटल, प्लस इस लोन कैपिटल में लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी रहता है, ये तो आप पहले से भी जानते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में पढ़ के आए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर इसमें से ध्यान रखना, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रहे हैं, वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। यहां पे अगर कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह रहा या फिक्टिशियस कोई एसेट रहा तो उसको माइनस कर देना, क्योंकि ये रियलाइज नहीं होगा। इतना पूंजी तो है आपके पास में लेकिन इतना तो आपका नुकसान है, क्योंकि इसलिए याद रखना कि अगर किसी सवाल में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट रहा तो वो माइनस कर देना। ठीक है, क्या बोले, समझ में आया? अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट रहा तो इन तीनों को जोड़ के ये माइनस करना, क्योंकि ये रियलाइज नहीं होगा, इससे कुछ भी कैश नहीं आने वाला है। और अगर एसेट साइड का अप्रोच लोगे आप तो यहाँ पे आप पहले नॉन करंट एसेट, यानी नॉन करंट एसेट जो होगा वो लिख लेना। आपके पास इतने का एसेट है, करंट एसेट जितना होगा करंट एसेट वो लिख लेना, तो टोटल एसेट आ गया। और जितनी करंट लाइबिलिटी है उसको आप माइनस कर दोगे तो आपका टोटल एसेट क्या होगा। लेकिन ये नहीं काउंट करना, याद रखना ये नहीं काउंट करना है, क्योंकि जब आप एसेट साइड से जा रहे हो तो टोटल एसेट में से, देखो मेरे बात समझो इसे थोड़ा सा पूंजी को अच्छे से समझ लो, ये तुम्हारे काम की चीज है, हमको पता करना है, इसको भूल जाओ, कुछ देर के लिए मेरे से बातचीत करो, समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास टोटल जो संपत्ति है ना, मेरे पास क्या क्या संपत्ति हो सकती है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, लॉन्ग टर्म का हो सकता है या शॉर्ट टर्म का हो सकता है, उसमें सब आ जाएगा। लेकिन फिक्टिशियस को नहीं जोड़ना, बार बार बोल रहे फिक्टिशियस को आप ध्यान ही मत देना, फिक्टिशियस एसेट को नहीं जोड़ना है। तो आपके पास में नॉन करंट और करंट एसेट आ गए टोटल। इसमें से जो शॉर्ट टर्म वाले होंगे लाइबिलिटी उनको पे कर देंगे तो बचेगा क्या, हमारा एसेट और लाइबिलिटी दोनों बराबर होता है। अगर इसमें हम शॉर्ट टर्म वाले को पे कर देंगे तो यही तो बचेगा,
बात समझ पा रहे हैं कि मेरा कि नहीं? हम थोड़ा सा इसको और एक चित्र से समझाना चाहें कि अभी हम कुछ देर के लिए इसको भूल जा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मेरे पास कोई ए चीज है, बी चीज है, ये नॉन करंट है और ये करंट है, करंट एसेट है, ओके। और यहाँ पे मेरे पास शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड है, मान लो ई है, लॉन्ग टर्म में कुछ है एफ है, और शॉर्ट टर्म में कुछ है जी है। तो ये कह रहे हैं कि आप ये पूरा एसेट तो जोड़ लो, लेकिन ये तो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास में यही बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है। तो या तो इन दोनों को जोड़ के सीधा सीधा निकाल लो, या इन दोनों को जोड़ के जो शॉर्ट टर्म है उसको आप घटा दोगे तो जो बचेगा वो लॉन्ग टर्म बचेगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला को आप फिर से एक बार मेरे साथ समझेंगे, फिर हम बताते हैं। एक बार फिर से समझो, हम एसेट साइड में जा रहे हैं और हमने समझा है, इधर दिखाना, एसेट साइड में हमने ये समझा है कि हमारे पास जितने की संपत्ति होती है, हमारे पास जितने की संपत्ति होती है, ये बचपन से हम लोग रूल पढ़ते आए हुए हैं कि हमारे पास जो भी संपत्ति है या तो मेरा अपना है, मेरा अपना है, या तो किसी सा लाइबिलिटी लिया हुआ है, या किसी से लाइबिलिटी लिया हुआ है, ये ठीक है। अगर हम ये कहें कि मेरे पास ये जो एसेट्स है इज इक्वल टू मेरा पैसा तो है ही है, और लाइबिलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अगर हमें कैपिटल निकालना है तो क्या क्या रास्ता है हमारे पास में? हमारे पास ये जितना, अब एक हमारे पास अगर कैपिटल केवल केवल निकालना है, पूंजी निकालनी है, पूंजी किसको मानते हैं? पूंजी केवल ये इस पार्ट को मान रहे हैं कि हमारा पैसा कितना है और लॉन्ग टर्म का कितना है। एक रास्ता ये है, इन दोनों को जोड़ के निकाल लो। एक रास्ता है इसमें से ये घटा दो। तो ये एसेट्स क्या होगा? आपके पास एसेट दो तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म एसेट, एक शॉर्ट टर्म एसेट होता है। और इसमें से ये शॉर्ट टर्म एसेट, अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यही बचेगी। बात समझ में आ गया? यही चीज समझाना चाह रहे हैं, एसेट के साइड से भी आप कैपिटल प्लस निकाल सकते हैं और इस साइड से तो आसाम से निकल सकता है। यहां एक चीज और समझने वाली बात है कि जो मेरा एसेट है ये दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये तरीके से अगर हम दोनों एसेट को जोड़ रहे हैं तो इस साइड की पूरी बात लिख ले रहे हैं, और इसमें से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी घटा देंगे तो यही कैपिटल एम्प्लॉयड ये मान रहे हैं, ये तो निकल जाएगा। और अगर हम लाइबिलिटी साइड से निकालना चाहते हैं तो कुछ घटाना जोड़ना नहीं है, अपना कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल दोनों जोड़ देते हैं, यही हमारा एम्प्लॉयड कैपिटल हो जाता है। ठीक है? ध्यान में रखने वाली बात क्या है? ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर फिक्टिशियस एसेट रहा, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रहा, तो इन दोनों को जोड़ के भी जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा उसमें रियलाइज केवल इतना ही होने वाला है, इसलिए प्रीलिमिनरी को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए क्या लिख रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनो। इसको घर में आप बार बार निकालेंगे, हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं, हमको लग रहा है कि हम पक्का नहीं हो पाए हैं, हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं, चलो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें समझते हैं। सिद्धिका तुम जो कहो वही बात लिखेंगे, तुम जैसे जैसे बैलेंस शीट बनवा दो बच्चा, हम वही लिखेंगे, मुस्कुराओ मत, फटाफट से बताओ। हमारे पास शेयर होल्डर फंड बताओ कितने का लिख लें? शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर फंड मतलब प्रॉफिट ऑफिट सब जोड़ के बोलो कितना लिख दें? 50,000। चलो ये कह रही है 50,000। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स कितना लिख दें? लॉन्ग टर्म में बोरविंग्स यानी लॉन्ग टर्म बोरविंग कितना हो जाएगा? मौसम तुम बताओ कितना लिख लें? 1,00,000। 1,00,000 रुपए, तो भाई तुम 2:1 का रेशियो ही ले ली पूरा। शॉर्ट टर्म में लोन बताओ, शॉर्ट टर्म में यानी करंट लाइबिलिटीज बताओ, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितने का ले ले बताओ फटाफट से? 30,000। तो हमारे पास ये टोटल कितने आ गए बच्चे, ये बताओ इधर का? 1,80,000। बैलेंस शीट ठीक है आपका? इधर आ जाओ, यहाँ पे आप फिक्स एसेट बताओ कितने का ले लें? फिक्स एसेट बताओ कितने का? 5,00,000। बैलेंस करेगा? पागल जैसा बरकत बोल रही है। मान लो 1,00,000 रुपया। करंट लाइबिलिटी कितने की ले लें? करंट एसेट कितने का ले लें? करंट एसेट ले लेते हैं अच्छा चलो अभी हम प्रीलिमिनरी वाला पार्ट हटा रहे हैं, खाली इतने से समझो। तो ये 80,000 रुपया इंक्लूडिंग कैश टैली कर गया 180 से। अब हमें अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है
कैपिटल एम्प्लॉय, कितना रुपए हमने कैपिटल लगाया है। तो हम जा रहे हैं एसेट्स के साइड से। हमने क्या कहा कि हमारे पास जितनी संपत्ति है, यानी हमारे पास में जितनी संपत्ति है, यानी नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट जितने भी हैं उनको जोड़ लो, टोटल संपत्ति। और उनमें से छोटे छोटे जो कर्जे हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म वाले, उनको माइनस कर दो। शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी तो कितना आ जाएगा बच्चे, एक लाइन बताइए आप। नॉन करंट एसेट कितने का दिया आपने, 1,00,000 का। करंट एसेट कितने का बताया है, 80,000 का। करंट लाइबिलिटी आपने कितने की बताई है, 30,000 की। तो कितना आ गया, 1,80,000, यानी कैपिटल आपने कितना लगा रखा है, 1,50,000। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला में किसी किसी बुक में ये समझ में आ गया ना कि इन दोनों को जोड़ के ये जो छोटे कर्जे हैं उसको हटा दो तो जो बचा लंबा कर्जा है। इसमें कहीं कहीं किसी किसी बुक में, ध्यान से सुनो, गप्पे ने पैर हाथ नीचे करो, दोस्ती यारी थोड़ा कम करो। नॉन करेंट एसेट इन्होंने लिखा, इसके साथ में इन दोनों को जोड़ के ना ये किसी किसी बुक में वर्किंग कैपिटल लिख दिया गया है। तो घबराना नहीं कि वर्किंग कैपिटल कहां से आया। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो एग्जाम में ऐसे भी लिखा है। अगर ये भी लिखते हो तो भी ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों जोड़ना है और ये माइनस कर देना है। तीसरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड हम और निकालेंगे एक तरह से, अब समझ में आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालेंगे लाइबिलिटी साइड से। क्या बताए, ओन कैपिटल आप रट लो, ऐसे जैसे रट सकते हो, अपना कैपिटल प्लस लोन कैपिटल, यानी लॉन्ग टर्म में। ओन कैपिटल हमारा कितना है, 50,000 का। ओन कैपिटल कितना है रितेश, और लॉन्ग टर्म में हमने जो लिया है वो कितने का है। तो दोनों तरफ से मेरा अप्रोच वही 1,50,000 ही आ रहा है, दिख रहा है आपको। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या, यही फॉर्मूला ही है। अब यहीं पे अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह होता कोई चीज तो उसको हम काउंट नहीं करते, लेकिन इसको जब जोड़ते तो उसमें से ये घटा देते। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। इसका सिग्निफिकेंस क्या है पढ़ लेते हैं, समझ में आया। सो गया, एक आंख नींद ले लिया है तो ऐसे पीछे बैठे बैठे नींद ले रहा है, मतलब कितना उबाऊ है ये सब। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमने भी लिख दिया, वहां पे समझा दिया। सिंस प्रॉफिट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, एक बिजनेस एंटरप्राइज का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य हमारा प्रॉफिट ही होता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, दिस रेशियो इज अ बैरोमीटर, ये मापने का एक मीटर है। बैरोमीटर समझते हैं, बारिश मापता है, हाँ। बैरोमीटर ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज, इट मेजर्स द हाउ इफिशिएंट द कैपिटल एम्प्लॉयड इज द बिजनेस, हमारा कितना तगड़ा हम अपने कैपिटल को यूज कर पा रहे हैं। अगर एक बात सुनिए, अगर हम कुछ काम ना करें, कोई धंधा पानी ना करें, और हम सीधे सीधे किसी बैंक में अपना पैसा 10-20 लाख रुपया मेरे पास है, मान लो 20 लाख रुपया है, और हम बैंक में डाल दें, कोई काम ना करें, कुछ भी काम तो हम करेंगे नहीं, बैंक में पैसा रख दे तो कोई ना, बैंक वाला हमको कितना पैसा देगा, कितना देगा, 6% 7% देता है। कितना देता है मौसम, बाजार का एफडी का रेट कितना है, बोलो कितना है, 6%। वैसे ही घूमता रहता है, 6 से 7 है। अब महंगाई का दर कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, यानी अगर हम बैंक में अपना पैसा एफडी पे डालते हैं तो हम पैसे की वैल्यू को बढ़ा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी यूज नहीं कर रहे। LIC वगैरह में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक ही कारण से होता है, खाली एक कारण होता है, पैसे को कभी नहीं बढ़ाते। LIC वगैरह, पापा जमा कर दे तुम्हारा LIC, हाँ चिंता है बाबा को तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का, इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कभी भी, ऐसा कहावत है कि इंश्योरेंस वाले आपके सामने आते हैं और आपके ही मौत का खबर आपको सुनाते हैं और आपको खुश भी कर देते हैं। अगर आप मर गए तो हम आपकी बेटी पूरा पढ़ाई खर्चा हम लोग LIC कंपनी देगी, पिताजी खुश रहते हैं। क्या बात है भाई साहब, मर गए तब क्या चिंता है, जब हम मर ही जाएंगे तो भाई जो रहेगा वो जिंदा अपना देखेगा, हमसे क्या मतलब है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा सबको अपने परिवार से, अपने बच्चों से इतना लगाव रहता है कि सोचते हैं कि मरने के बाद भी मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, है ना। एक कहानी है उसमें, मानसरोवर में एक कहानी है, उस कहानी को पढ़िएगा आप, पढ़िएगा, कभी कभी साहित्य से जुड़ो,
क्योंकि जो व्यक्ति, जो आदमी साहित्य से नहीं जुड़ता है, वो हकीकत में उसकी आत्मा मर जाती है। आज जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे ना, कोई मान लो डॉक्टर हो गया, चार्टेड हो गया, उनको जा करके बताओगे कि भाई देश में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो क्या कहेंगे, भाई प्लीज ये सब डोंट सेंड सच थिंग्स। उनको लगता है ना ये सब मत भेजो, क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ लिए। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी बस्ती फूकी जा रही है, हिंदुओं को जहां तहां मारा जा रहा है, उनकी हस्ती खत्म होते जा रही है ना। तो लेकिन उनको क्या है, डोंट सेंड सच थिंग्स, यही है, ठीक है, ज्यादा पढ़ लिख ले। कारण क्या मालूम है? वो साहित्य से हट गए, अपने साहित्य से जुड़े ही नहीं। तो साहित्य से जो व्यक्ति जुड़ता है उसकी आत्मा कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। तो आप मानसरोवर में एक कहानी है प्रारब्ध, कहानी का दो कहानी है वैसे प्रारब्ध नाम से। एक कहानी में एक प्रारब्ध है, एक आदमी है, वो बहुत दिन से बीमार पड़ा है और इतना बीमार हो गया है कि किसी भी डॉक्टर को दिखा रहा है, किसी भी वैद्य को दिखा रहा है, तो उसको आराम नहीं हो रहा है। वो एकदम डर गया, उसकी एक पत्नी है, एक बच्चा है, और वो एकदम डर गया। वो सोचा कि भाई ये तो दिन के दिन सारा घर का पैसा जितना था वो भी खत्म हो गया और उनका तबीयत ठीक हो नहीं रहा है। तो वो क्या किए, एक दिन रात में मन ही मन बोले कि अब हम मर जाएंगे तो बड़ा दुख हो जाएगा। क्या दुख होगा? पत्नी को घर घर बर्तन मांजना पड़ेगा, बेटा मेरा कैसे बिना पढ़ाई का रहेगा, कैसे रहेगा, ये वो बहुत दुख हो गया। सारे जितने वैद थे सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, बचने का चांसेस नहीं है। तो रात में उठा और अपने बच्चा को, अपने वाइफ को जहर पिला दिया, और जहर पिला के सोचा कि हम भी पी लेंगे और मर जाएंगे सब लोग, जिंदगी मतलब ये दुख तकलीफ तो नहीं। उसको ये लग रहा था, मतलब कितनी बेवकूफी है कि हम मर जाएंगे तो जैसे लग रहा मरने के बाद भी देखता रहेगा कि पत्नी बच्चों क्या हो रहा है, तो वो सब मार देंगे ना, हमको तकलीफ नहीं रहेगा ये सब। तो बच्चा को और अपनी पत्नी को पिला दिया जहर, और वो लोग सोए में पी लिया, मतलब चम्मच से मुंह में डाला और चाट उठ के पी लिया। अब इसको जैसे ही पिलाया, इसको एकदम घबराहट सा अंदर होने लगा। अब भागा घर से, और घर से भाग करके बिना चप्पल उप्पल का भागा, पता नहीं कहाँ से जोर भी आ गया, वो बाथरूम नहीं जा पा रहे थे अपने से, और अभी भागने की हिम्मत आ गई। और भागे भागे जाकर के रिक्शा वाले से बोले जल्दी से चलो। बोला कहाँ? बोले जहां मनवास चलो, लेकिन चलो जल्दी से यहाँ से। उनको लगा पुलिस पकड़ लेगा, और ऐसे ऐसे भागे वहां से। ट्रेन में गए, ट्रेन में अपना छुपा उपा के कैसे घुस के बैठ के हो गए, तो कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार। अब वहां छुप के रहने लगे। अब धीरे धीरे बीतते बीतते 20 साल हो गया। इनको डर लगा रहे कि सुने कि पुलिस लोग छुपके से आता है, पकड़ लेता है, हम तो 2 मर्डर करके आए हैं, अपने पत्नी और बच्चा को मार करके। बीतते बीतते बहुत साल बीत गया। एक लड़का आया, खूब जवान सा एकदम, है खूब एकदम तंदुरुस्त टाइप का। वो इसको पकड़ ले, बोले तुम्हारा नाम ये है। अभी इसको एकदम पसीना पसीना हो गया कि ये तो भाई पुलिस वुलिस आ गया, इतना साल बाद हमको खोज लिया। बोला नहीं, बोला तुम्हारा ये यहाँ गाँव था, ये बीवी है, बच्चा है, उसको छोड़ के चले आए हो? तो बोला कि हाँ, लेकिन तुमको कैसे? बोला कि हम यही बेटा है, हम तो वही तो थे। तो बोले हम तो मतलब भाग आए थे। बोले कि आप क्यों भाग आए थे? हम तो आपके बेटे हैं, हम आपको खोज रहे हैं तब से 20 साल से। अब खोज रहे कि चलिए मेरे घर। अब उनको ले आई, अपने आप में अंदर इतना आत्मग्लानि हो रही कि ये भगवान हम क्या किए थे। तो आके पता चला कि जहर नहीं पिला पाए थे, वहां विटामिन के शीशी रखा था, डॉक्टर दिया तो वही पिला दिए थे सर, हमसे डर से। और आ करके आए, उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई, बड़ा मकान बना लिया है, और बहुत मेहनत वेहनत करके, वही मेहनत वेहनत करके बहुत अच्छा पैसा कमा लिया है, पत्नी भी कमा ली है, और बच्चा लोग भी अब ठीक ठाक है, उसका शादी हो गया, उसकी बहू है। अब यहाँ आया घर पे, तो रात में खाया होया सोया, और रात भर घबरा रहा है कि हम कितने पापी आदमी थे। और रात को 2-2:30 बजे उठा, और 2-2:30 बजे जा करके क्या हुआ, धीरे 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 वही सरमंगला घाट में धीरे 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 गंगा जी में घुस गया। बोला अब हम जीने लायक नहीं, हम इतना बड़ा पाप किए, मर गया। ये कहानी है। एक्चुअली हम जब कहानी सुनाते थे तो एक्चुअली हम जब कहानी सुनाते, ये तो तुम लोगों को जल्दी भी सुना दिए। मेरे साथ कोई घर में कभी आता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं 11-12 के, 9-10 के बच्चे, तो हम ना कहानी सुनाते ऐसे, और कहानी सुनाते ऐसे ही कि एकदम लगेगा उनको कि आसपास ही घट रहा है। तो हम बोलते हैं ऐसे रिक्शा निकाला, सीज गार्डन जाके जल्दी से अपना पकड़ा, साइकिल रिक्शा लेकर के चिड़िया मोड़ से बस लिया, भागा हावड़ा, और हावड़ा में जाके देखा रात में लास्ट जोधपुर एक्सप्रेस निकलने वाला, तो वही पकड़ के निकल गया। तो वो लोग सोचता है कि हाँ सच में घटना हुआ होगा, ऐसा टाइप का। कहानी बड़ी अच्छी है, पढ़ना प्रारब्ध। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि हो सकता है व्यवस्था कुछ अच्छी बनी। कोई जीवन जीने के लिए, खाने के लिए मेहनत तो सब करेगा ही। इसका एक तो दोस्त है विशाल, मुन्ना का, विशाल एक दोस्त है, उसके पिताजी मर गए,
है ना। और तीन लड़की है कि 4 लड़की, एक विशाल है, बहुत कम छोटा सा था। और अभी देखो कितना भयंकर से वो लोग काम धंधा किया है, सब अच्छे से चल रहा है एकदम बढ़िया से, है ना। विशाल पांडे जो आता है घर के पास, है ना, गोविंदा घर, हाँ, तो वो सोचो वो लोग कैसे चला लिया। नहीं तो पिताजी क्या सोच रहे थे कि एक बड़ी LIC ले ली थी उन्होंने, सोचा मर जाएंगे, उनको कैंसर हो गया था, तो सोचे मर जाएंगे तो LIC का पैसा मिला। अब मजे की बात, इतनी बड़ी पॉलिसी ली, मर भी गए, पॉलिसी का पैसा नहीं मिला। कुछ गड़बड़ हुआ क्लेम करने में, कुछ गड़बड़ी भाई नहीं, वो अकेला भाई है। अच्छा है, हमको नहीं पता था, हमको विशाल को जानते थे। तो जो भी है, उनके परिवार वाले सोचो इतनी दुर्घटना घटी, लेकिन आज वो लोग अच्छे से चला लिया अपना परिवार, भाई कुछ नहीं हुआ, सब व्यवस्था है। तो इसलिए ईश्वर पे विश्वास किया करो। यहाँ पे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, अर्निंग पर शेयर है, बात कहां से निकाले थे कि FD वगैरह में पैसा रखना। और यहाँ पे अगर हम पैसा अगर एक कुछ भी ना करें तो बाजार में अगर हम बैंक में डाल देते हैं तो 6% 7% तो हमको मिल रहा है, लेकिन कभी भी भूल से भी आप FD में पैसा नहीं डालना। FD में डालने का मतलब होता है कि हम अपने पैसे को जंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। वो FD वाले कौन कहते हैं, मूर्खों के लिए FD बनाए हैं, मूर्खों के लिए। अगर बैंक में FD करोगे तो 7% पाओगे, और अगर पोस्ट ऑफिस में कर दोगे तो 1-8% ज्यादा पा जाओगे, 8-9% पा जाओगे। और अगर बूढ़े गए हो तो बैंक वाले कहते हैं हम आपके ऊपर दया कर रहे हैं, आधा % और बढ़ा दे रहे हैं, अठन्नी और दे देंगे। पागल वागल है क्या। म्यूचुअल फंड देख लेना, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अगर आप धंधा कर रहे हैं, मेरा इतना घुमाने का एक ही मतलब है कि अगर आप धंधा कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो साल का कितना रिटर्न होना चाहिए, कितना % हम रिटर्न चाहेंगे। पिछले दिन बात हुई थी, अगर हम 2-2.5% महीने का भी माने, 2-2.5% माने तो साल भर का 30%। तो इतना तो ROI आना ही चाहिए भाई। इतना पूंजी लगा के, इतने स्टाफ लगा के, इतना झंझट, पुलिस, टैक्स चोरी, ये वो करके भी अगर हम 30% पैसा नहीं बचा रहे हैं, हम तो बेवकूफ हैं, है ना। तो ये देखना पड़ेगा ROI कितना आ रहा है। यहाँ पे लिख रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ द अर्निंग पावर ऑफ द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। हमारा जो एसेट हमने इन्वेस्ट कर रखा है वो कितना पैसा जनरेट कर पा रहा है, ये पता चल जाएगा। इवन द परफॉर्मेंस ऑफ 2 डिसिमिलर फर्म्स मे बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। 2 अलग अलग कंपनी के रेशियो, जो हमारा अगला चैप्टर है कंपैरेटिव और कॉमन साइज, उसमें हम क्या करते हैं, सेम टाइप के इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं, है ना। ये कह रहा है 2 अलग अलग बिजनेस है, एक दूध बेचता है, एक जूता बेचता है। दोनों के धंधों में हम ROI अगर निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कौन से धंधे में ज्यादा पैसा है, और हम चेंज कर लेंगे मन कहेगा तो, है ना। आगे ये क्या कह रहे हैं सुनो। Furthermore, the ratio can be used to judge the borrowing policy of the enterprise. If the enterprise is having the ratio return of investment 15%, borrow at 16%, investment of 15%, borrowed at 16%, it would indicate that it borrowing at the rate higher than the earning rate. अगर मान लो इनका इनका रेशियो आ रहा है 15%, इन्वेस्टमेंट या ROI जो आ रहा है वो 15% आ रहा है, समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं। हमारा ROI निकला 15% और पता चला हम ब्याज लेके बैठे हैं 16% के रेट पे, तो क्या हो जाएगा, हम बेवकूफ है। यानी हमारा कभी भी ये बोरोइंग रेशियो जो दिखाता है, ये दिखाता है कि आपके बोरोइंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ही होना चाहिए आपका ROI, उससे कम आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगी बात। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इस पे अब मेरे ख्याल से आप ROI वगैरह सब निकाल लेंगे, इजी है। पूरे 99 सवाल हैं इसमें, इसको आप पूरा करेंगे। आपसे एक प्रश्न है कि हमारा ये खत्म हो गया, और हमारा जो चैप्टर बचा है, ये किसका है, मौसम तुम्हारा है। कर लोगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। आप कैपिटल, अच्छा कर दे क्या, चलो बता देते हैं। एक बोल रहे एक सवाल करवा दीजिए, कौन सा करवा दे बोलो। 89 वाला लाओ, देखिए 89 में क्या है। चलो अभी है समय, हम तो सोचे हो गया। 89 नंबर सम्स कह रहे हैं करवा दीजिए। तो 89 नंबर सम्स में आपके ये पूछ रहे हैं ROI निकाल के दिखाइए। तो चलो भाई, ROI निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है बताइए। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 89। आप किस तरफ से निकालना पसंद करेंगे बताओ। हाँ वाह, एसेट में क्या जंग लगा है। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलवेज आप कहां से निकालेंगे, कोशिश करेंगे लाइबिलिटी साइड से, क्योंकि लाइबिलिटी साइड से निकालने पे आपको झंझट कुछ नहीं होता। ओन कैपिटल लोन कैपिटल जोड़ा, बात खत्म, और उधर देख लेना कोई फिक्टिशियस एसेट वगैरह है कि नहीं, बस ध्यान रखना है ना। लेकिन अगर एसेट साइड से निकाला
तो पूरा एसेट जोड़ो फिर करंट लायबिलिटी घटाओ, ऐसा होता है। इसलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे शेयर होल्डर फंड कितना है मेरे पास 30 लाख रुपए का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम निकाल रहे हैं 30 लाख रुपया शेयर होल्डर फंड है। और क्या है मुन्ना, रिजर्व सरप्लस में एक नंबर नोट है, आओ देखिए एक नंबर कह रहे हैं 13 लाख रुपया रिजर्व है और 10 लाख रुपया प्रॉफिट है, ठीक है 23 लाख रुपया पड़ा रहने दो। तो यहाँ पे आ गया 23 लाख रुपया। अच्छा ये तो इसमें ब्याज व्याज घट के आया होगा ना, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट बन गया है तो ब्याज व्याज तो घटा के आए होंगे। तो अभी यहाँ पे आप पहले ब्याज निकालो तो कितना कितना इंटरेस्ट दिया होगा इन्होंने, इंटरेस्ट दिया है कितना बताओ, इंटरेस्ट बताओ कितना दिया होगा। 8% लोन है, 10 लाख इंटरेस्ट ऑन लोन निकालो पहले, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 80,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आ रहा है, इंटरेस्ट वो भी 10% है 1,20,000, यानी कि इन्होंने 2 लाख रुपया तो ब्याज ब्याज भर दिया होगा ना, और टैक्स वैक्स का कुछ बात लिखा नहीं है ना। तो इसका मतलब प्रॉफिट इनका कितना होना चाहिए था 12 लाख और 13 लाख वो है, नहीं समझ पा रहे हैं क्या। रिजर्व में 13 लाख है वो जोड़ते हैं, चलो लिख लेते हैं 13 लाख रुपया रिजर्व में पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपया इनके प्रॉफिट में पड़ा हुआ है और 2 लाख रुपया इन्होंने ब्याज वगैरह भरे हैं, तो वो तो हमें जोड़ लेना है ना, वो तो घटाना नहीं है, बताए थे ना। हमने क्या कहा था कि ब्याज का पैसा आपको घटाना नहीं है प्रॉफिट से, और हमको कैसे पता चला कि ये 10 लाख रुपए में से 2 लाख घटा हुआ है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट बन चुका है, इसका मतलब ब्याज ब्याज वो भर चुके हैं, समझ में आया। तो ये हो गया इधर। और क्या बचा है, लोन कैपिटल क्या क्या है देखो भाई, लोन में इन्होंने 10 लाख और 12 लाख का लोन ले रखा है, तो 10 लाख रुपया का लोन है एक, और एक 12 लाख रुपए का डिवेंचर है। तो भाई मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, तो 2 लाख तो प्रॉफिट में होंगे भैया ये प्रॉफिट ही तो है और क्या। 10 लाख दिया है प्रॉफिट, 2 लाख रुपए हमने ब्याज भरा है तो वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट है। आप 12 लाख लिखो या 10 प्लस 2 लिखो, एक ही बात है ना। कितना आ गया टोटल 30, 10 40, 10 50, 50 10 60, 10 70, 70 75, कितना है 77, देख लो भाई कितना 77 लाख। एक बार चेक कर लेना भाई, हमारा गलती होगा तो 77 लाख बता रही है उधर, मौसम बता रही है। मिटा दें इसको। ये ब्याज क्यों निकाला पता चल गया ना। ये जो 10 लाख रुपए की प्रॉफिट दी हुई है, इस प्रॉफिट में 2 लाख रुपया ब्याज का घटा हुआ है, कारण क्या है ये फाइनल अकाउंट बन चुका है, तो इसके बाद ये माइनस कर दिए थे, इसलिए उसको जोड़ के ठीक किया। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद क्या बताए थे, नेट प्रॉफिट है ना। आओ भाई नेट प्रॉफिट कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट जोड़ेंगे ना। हाँ तो नॉन करेंट ही तो जोड़े हैं ये। तो प्रॉफिट ओ माय गॉड, तो वही तो 12 लाख ऊपर रहेगा और बाकी अब तू पिटाई खाएगा, ध्यान से देख, तुम्हारा जवाब दे रहे हैं हम तो, तू सोचा हम सही है तो हम ओ माय गॉड बोल दिए तो सोचता हम सही है। इधर देख मेरी बात सुन, शेयर होल्डर फंड, ठीक है भाई, जितना तुमको शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है बताओ पहले। शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का पैसा, इसमें क्या क्या चीजें आती है बच्चे बताओ। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और दूसरा आप बोल रहे हैं रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल इस सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल पे देख के बताइए आराम से। तो 30 लाख रुपए यहां लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा रिजर्व सरप्लस कितना दिया हुआ है 23 लाख, और 23 लाख आफ्टर इंटरेस्ट देने के बाद है, इसका मतलब ये रेक्टिफाई होगा, ये गलत तो है ना, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं। ये जो प्रॉफिट, भाई आदित्य आवाज में करो, ये जो ये 23 लाख ये प्रॉफिट बता रहे हैं, इसमें ब्याज का पैसा घटा के बता रहे हैं, तो यानी ब्याज का पैसा इसमें जोड़ेंगे तभी तुम करेक्ट प्रॉफिट पाएंगे। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझ में आया। तुम्हारे पास फाइनल अकाउंट बनाने के पहले 25 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था, तुम उसमें से 2 लाख ब्याज भर दिए, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 23 लाख। वही बचा हुआ प्रॉफिट ये 23 लाख दिख रहा है, तो 2 लाख और जोड़ना पड़ेगा। ये 2 लाख रुपया कौन सा जोड़ रहे हैं, तीसरी बात जोड़ रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो आप कर रखे हो, उस पे जो ब्याज भर रखे हो वो 2 लाख रुपए का है, बोलो है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा अभी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकला, ये शेयर होल्डर फंड निकला है। तो यही तो देखें 13 लाख, ये 13 कहां से आया, अच्छा ये 30 है, 30 लाख और ये 13 लाख और 10 लाख, ये 23 लाख ये वाला है और ये 2 लाख ये वाला है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम तीसरे शेयर होल्डर फंड के बाद क्या जोड़ते हैं, अब इसके बाद बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स में क्या क्या था आपके पास बताओ। एक तो आपने बता रखा है कि सर हमने लोन ले रखा है, कितने का, 10 लाख रुपए का लोन लिया हो ना, 10 लाख का। और आपके पास दूसरा नंबर लॉन्ग टर्म में क्या है, आपके पास डिवेंचर ले रखे हो, कितने का बच्चे, 12 लाख का। तो हमने कहां गलत किया है बताओ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, क्या गलती है, वो सब नाटक नहीं, सीधा सीधा बताओ गलती कहां है। अरे प्रॉफिट में भी 10 लाख था ना। प्रॉफिट 10 लाख, 2 लाख ब्याज का और 13 लाख रुपए रिजर्व में, तो टोटल प्रॉफिट ये है, ठीक है। तो ये फिगर कितना है, 77, ये फिगर 77 आया, देख लो भाई मौसम बताइए तुम्हारी, हाँ 77 लाख, वही तो 77 लाख आया है, समझ में आया, फिर से बता दें, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, देखो बताओ, इस साल की प्रॉफिट हमारे पास कितने की है, नेट प्रॉफिट कितने का है बताओ भाई, 10 2 12 लाख, 12 लाख का है, टैक्स बिफोर इंटरेस्ट था ना, टैक्स क्यों, बिफोर इंटरेस्ट, द 12 लाख का टैक्स है, रेशियो कितना बनेगा बताओ, अर्निंग 12 लाख डिवाइड बाई 77 लाख इंटू 100, कितना आया, कितना आया, हाँ कितना आया, 15 पॉइंट, तो यानी कि 16% क्यों लिख रहा है तुम्हारा मौसम, कितना है 15.5 ही आया है, 58 है, वो 16% ले लिया, इसीलिए राउंड ऑफ में ले लिया है, ठीक है, बात समझ में आया। तो यही है और क्या है, अभी आपके पास 7-8 सवाल हैं इसके, आप इसको बनाएंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो आधा घंटा और इसमें टाइम दे देंगे, लेकिन आप इसको बनाएंगे, मेरे ख्याल से अब नहीं कोई दिक्कत होगा, आप पूरा एक एक नस समझ गए हैं तो बना पाएंगे इसमें, ठीक है, मौसम बन जाएगा। आगे एक चीज ये मैं बताइए कि अभी आप तो ये चैप्टर तो हमने खत्म किया, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ने से पहले क्या सीबीएसई वालों का नहीं है, आईसीएसई वालों का है, तो पढ़ना तो पड़ेगा तुम लोग को, ये गलती कर दी हमको, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अच्छा चलो वो लोग नहीं आएंगे तब तक तुम लोग को भी अगर छुट्टी करना हो कर लेना, इन लोगों को तो पढ़ाना ही पड़ेगा आईएससी वालों को, तो हम पढ़ा देंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और बचा क्या, 2 ही लोग बचे हैं केवल तब तो, अच्छा एक काम कर लेते हैं, छोड़ो इसको 1 मिनट रोक लो थोड़ा। होमवर्क में आप लोगों को इसमें क्वेश्चन नंबर 8-9 क्वेश्चन है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, और जो नहीं बनेगा उसको अगले दिन देख लिया जाएगा। अगले दिन हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, और वो 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तब तक सब आ भी जाएगा, और फिर से हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ना शुरू करेंगे। तो रिवीजन शीट आपको मिल जाएगा एडमिशन का, और ड्राइव में डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।